वेरी गुड Good मॉर्निंग morning, बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही है सही से? Yes, हाँ sir. सर. दिखाई भी दे रहा है? Yes, sir. चलो अब सब अपने अपनी आवाज को है ना म्यूट कर लो, क्लास चालू करते हैं. देखो यही पढ़ रहे थे हम, रासायनिक संयोजन के नियम. और मैंने कल बताया था तुम्हें कि दो साइंटिस्ट, एक तो प्राउस्ट और एक लावोसियर, उन्होंने क्या कहते हैं रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए थे. रासायनिक संयोजन के कितने नियम? दो. और रासायनिक संयोजन के नियमों से मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे पूरी होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कौन से नियमों को फॉलो करती है. तो उसके लिए दो नियम बताए थे मैंने कल. एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक था स्थिर अनुपात का नियम. अब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो तो हम पढ़ चुके हैं. तो दूसरा जो नियम बच रहा ना स्थिर अनुपात का नियम, वो मैं चालू कर रहा हूं अब. नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम. स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल. ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम. देखो एक नियम तो हम पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम. और द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है. केवल क्रियाकारकों के द्रव्यमान को किसमें चेंज किया जा सकता है? क्रियाफलों के अंदर. ठीक है. और जो दूसरा नियम है वो तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम. दूसरे नियम का क्या नाम है? स्थिर अनुपात का नियम. जिस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण नियम से ही नियम का पता लग रहा था, नाम से ही पता लग रहा था, उस प्रकार यहां पर भी हमें नाम से पता लग रहा है स्थिर अनुपात का नियम. कहने का मतलब ये है कि इस नियम के अनुसार अगर आपको कोई यौगिक का निर्माण करना है, समझना ध्यान से, अगर किसी यौगिक का निर्माण करना है तो उस यौगिक को बनाने के लिए दो या दो से अधिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, दो या दो से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है. और दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर ही किसी यौगिक का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं. एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं. इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक, इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में, आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं. यौगिक का निर्माण करते हैं. अभी डेफिनेशन समझो एक बार. डेफिनेशन क्या है ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक तत्व है. आपको नोटिस क्या करना है? एक तो दो या दो से अधिक तत्व है आपस में एक निश्चित अनुपात. दूसरी बात क्या नोटिस करनी है? निश्चित अनुपात. आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़कर तीसरी बात क्या नोटिस करनी है? यौगिक का निर्माण करते हैं. बस तीन ही चीज तो नोटिस करनी है आपको. दो या दो से अधिक तत्व, दो बार बोल रहा हूं मैं, दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? यौगिक का. देखो निर्माण किसका हो रहा है? यौगिक का. निर्माण कर कौन रहे हैं? तत्व. कैसे? दो या दो से ज्यादा. और वो भी कैसे जुड़ रहे हैं? एक निश्चित अनुपात में. ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं कि आपने चाहे उतने तत्व आपस में मिला दिए यौगिक बना दिया. नहीं, हम चाहे जितने तत्व आपस में नहीं मिला सकते. हमें तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जोड़ना पड़ेगा. तत्वों को एक फिक्स रेंज में, एक निश्चित रेशियो के अंदर जोड़ना पड़ेगा, तब ही जाकर किसका निर्माण होगा? यौगिक का निर्माण होगा. जैसे मैं नॉर्मल तरीके से एग्जांपल समझाऊं तुम्हें. नॉर्मल तरीके से मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने CO2.
क्या एग्जाम्पल ले लिया? CO2। अब आपको सबसे पहले पता लगाना है CO2 एक यौगिक है। CO2 एक क्या है? यौगिक है। अब CO2 यौगिक क्यों है? क्योंकि CO2 दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। CO2 यौगिक इसलिए है क्योंकि दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कौन बना हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। निश्चित अनुपात की तरफ ध्यान दो। निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात से मतलब है कि यहाँ पर कार्बन कितना है? एक। कार्बन एक ही तो है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? दो। अगर आप एक कार्बन और दो ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो ये निश्चित अनुपात हो गया ना। निश्चित अनुपात कैसे? 1:2। 1:2। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया? 1:2। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को 1:2 में जोड़ोगे तब ही आप किसका निर्माण कर सकते हो? CO2 का निर्माण कर सकते हो, अन्यथा CO2 का निर्माण नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है। अब आपको ये तो पता है कि CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहा है। CO2 किससे बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहे जितने कार्बन ऑक्सीजन को मिला दे, नहीं, हमें इनको फिक्स अनुपात में जोड़ना पड़ेगा, 1:2 में ही जोड़ना पड़ेगा, तब ही जाकर किसका निर्माण हो पाएगा? CO2 का। अब आप ऐसे तो हमें पता है कि CO2 में कार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऐसे तो आप कितने ही जोड़ दो। मान लो किसी ने 10 कार्बन ले लिए और किसी ने 50 ऑक्सीजन ले लिए, तो बताओ 10 कार्बन और 50 ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना सकते हैं क्या? नहीं। पता नहीं क्या बन गया। ये तो क्या बन गया? C10 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 50। तो बताओ C10 और O50, C10 O50 CO2 है क्या? जवाब दो। No, sir. नहीं है ना? नो No, सर। sir. क्योंकि हमने एक निश्चित अनुपात में नहीं जोड़ा। चाहे जितने नहीं जोड़ सकते, हम अपने मन से नहीं लगा सकते, हमें इनको एक निश्चित अनुपात में जोड़ना पड़ता है। ये सब चीजें पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है, सब चीजों को पहले ही वैज्ञानिक बना चुके हैं, समझा चुके हैं। जैसे हमें पानी बनाना है, हमें क्या बनाना है? पानी। तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। पानी का सूत्र H2O। अब हमें पता है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस यौगिक में कौन से दो तत्व आ रहे हैं? एक हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए, इनका अनुपात कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन दो। कितना है? 1। तो ये चीज एक। फिक्स हो गई। ये एक निश्चित अनुपात हो गया कि हाइड्रोजन में 2 ही लाने हैं, ऑक्सीजन में 1 ही लाना है, तब ही जाकर क्या बन पाएगा? पानी बन पाएगा। अगर आप इस अनुपात को चेंज करते हो, हालांकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो सेम रखते हो, लेकिन अगर इसके अनुपात को चेंज करोगे तो फिर पानी नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। ठीक है। कोई बोले सर मैं हाइड्रोजन 5 लूंगा और ऑक्सीजन 10 लूंगा, ले लो। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 5, तो H5, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 10। तो बताओ H5O10 ये पानी है क्या? नहीं। इट्स नॉट ए वाटर मॉलिक्यूल, इट्स एनी वन कंपाउंड। ये पता नहीं कौन सा कंपाउंड बन गया, पता नहीं कौन सा यौगिक बन गया, लेकिन ये पानी तो नहीं है। इसीलिए ये नियम दिया गया, इस तरह अनुपात का नियम बनाया गया कि अगर आपको यौगिक का निर्माण करना है तो 2 या 2 से अधिक तत्व लेकर आने पड़ेंगे। दूसरी बात, उन 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तब ही जाकर किसका निर्माण हो सकता है? यौगिक का। ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल समझाए तुम्हें, ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है। इसका मेन एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो अलग तरीके से। ये तो तुम्हारे दिमाग में डाला है मैंने ऐसे ऐसे। अब ध्यान देना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर पानी का ही। एग्जाम्पल है H2O, वाटर। ठीक है। और मैं ये समझाऊंगा कि ये H2O बना कैसे, इस H2O के यौगिक पर, इस फॉर्मूले पर निश्चित अनुपात कैसे लागू हो रहा है, वो चीजें समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान रखना। देखो H2O में कौन कौन से तत्व काम में आ रहे हैं? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन और एक कौन सा है? ऑक्सीजन। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16।
इनके बीच में अनुपात देखोगे, अनुपात को आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1 अनुपात कितना आ गया? 8। 1 अनुपात कितना आ गया? 8। अच्छा, मुझे बताना ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। लेकिन परमाणु भार तो नहीं जानते ना आप। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ 2 कहाँ से आया। आपको ये Yes, समझ sir, में नहीं आ रहा नहीं कि सर समझ यहाँ में पर आया। 16 ये सर नहीं आया। नहीं आया ना। तो देखो, नो सर। ठीक है, इसके लिए एक शब्द समझाना पड़ेगा मुझे, परमाणु भार। क्या समझाना पड़ेगा? परमाणु भार। ये तुम्हारे तीसरे चौथे चैप्टर में आएंगे ये चीजें। परमाणु भार, देखो परमाणु भार किसे कहते हैं समझना। अभी पूरा नहीं समझ पाओगे आप। पूरा समझाने का मतलब है मुझे ये टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, फिर भी कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। परमाणु भार मतलब परमाणु का वजन। परमाणु का वजन। देखो हाइड्रोजन भी एक परमाणु है। हाइड्रोजन भी क्या है? एक परमाणु है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक परमाणु है। अगर परमाणु का भार निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? परमाणु भार। और हमें किसी परमाणु का अगर भार निकालना है तो हमें जाना पड़ेगा परमाणु के नाभिक में। थोड़ा बहुत परमाणु तो पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत परमाणु पढ़ाया था ना मैंने परमाणु। तो बताओ परमाणु में कितने कण होते हैं? परमाणु में कितने कण होते हैं? 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और न्यूट्रॉन पर नहीं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु के बारे में तुम्हें समझाऊं, हाइड्रोजन का डायग्राम बनाऊं, तो देखो हाइड्रोजन परमाणु ऐसा होता है, ऐसा। और ये हाइड्रोजन का नाभिक, ये हाइड्रोजन का नाभिक और ये हाइड्रोजन की क्लास। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। 1 नंबर पर। 1 नंबर पर। एक नंबर पर। ये तो जानते हो ना, हाइड्रोजन कितने नंबर पर Yes. आता है? 1 नंबर पर। देखो ऐसे, 1। हाइड्रोजन आ रहा है 1 नंबर पर, ऑक्सीजन आ रहा है कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। 8 नंबर। ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 पर। तो इस चीज को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। ऐसे 8। परमाणु क्रमांक का मतलब है नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो जो जितने नंबर पर आता है ना वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। ये समझ लो आप, जो जितने नंबर पर आता है वो क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। अब हर चीज सुनते चलना, हर चीज समझ कर चलना। अब बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही क्यों हुआ? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 ही क्यों हुआ? ऑक्सीजन को 1 नंबर पर क्यों नहीं ला सकते? हाइड्रोजन को 8 पर क्यों नहीं लेके जा सकते? ये आवाज बंद करो, किसने आवाज खोल रखी है अपनी? सुनो, जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तब आपको अपनी आवाज खोलनी है। अभी सब सुनते चलो आप। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है, देखो चलो मैं पूरा ही समझाता हूं तुम्हें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। अब मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले किसको पता लगा कि हाइड्रोजन को 1 पर डालना है? कैसे दिमाग लगाया कि हाइड्रोजन को 1 पर डालना है? कैसे दिमाग लगाया कि हीलियम को 2 पे डालना है, लिथियम को 3 पर डालना है? ऐसे। क्या बोरोन 1 पर नहीं आ सकता? क्या कार्बन 2 पे नहीं आ सकता? क्या ऑक्सीजन 3 पे नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। ये जो नंबर बना रखे हैं ना ये बिल्कुल फिक्स है। और ध्यान रखना ये नंबर किस आधार पर बनाए गए हैं? ये नंबर बनाए थे किसने? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने नंबर दिए थे और उन्होंने इस चीज को ऐसे जाना था। ये समस्या उनके सामने भी थी कि किसको 1 नंबर पर रखे, किसको 2 नंबर पर, किसको 3 नंबर पर, क्योंकि बहुत सारे तत्व थे तो सबके नंबर कैसे बांटे? तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे, समझना, जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसका उतना ही नंबर होगा। तब पता लगा कि हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? 1। तो फिर इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 1। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है बताओ? 2। 8। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 2। 2। लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है? 3। तीन। बिल्कुल इजी है। आप ये सोच लो
जिसके पास जितने प्रोटॉन उसका परमाणु क्रमांक उतना ही, तो सीधा सही था। जैसे ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है? 8 8 तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8 हो गया। एक चीज तो ये आपको समझ में आएगी। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, किसी भी परमाणु में, किसी भी तत्व में प्लस और माइनस की संख्या हमेशा बराबर होती है। बताओ किसी भी परमाणु में प्लस कौन होता है? मतलब बताओ, देखिए जवाब दो। किसी भी परमाणु में प्लस कौन होता है? प्रोटॉन। अरे प्लस प्रोटॉन है ना, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन के ऊपर क्या आता है? प्लस। और किसी भी परमाणु में प्लस का माइनस चार्ज। कौन होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। देखो किसी भी परमाणु में प्लस जो होता है ना वो प्रोटॉन होता है, और किसी भी परमाणु में माइनस जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के पास अगर 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ये फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जैसे बेरिलियम है, तो बताओ बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन है? 4 और इसके पास 4 4 प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 चेन दिमाग लगाना ही नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता, थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता। ठीक है, प्लस माइनस की संख्या हमेशा बराबर होती है। अब इस टॉपिक पर आओ। टॉपिक ये है कि 2 वर्ड तुम्हारे सामने हैं, 2 वर्ड, एक परमाणु क्रमांक, दूसरा परमाणु भार। एक परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक तो आप समझ गए कि सर जिसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। आगे ना बात समझ में। परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु भार, भार का मतलब वजन। आपको परमाणु का वजन निकालना है, तो परमाणु का वजन निकालने के लिए हमें परमाणु की सबसे ठोस चीज उठानी पड़ेगी। और परमाणु की सबसे ठोस चीज कौन सी होती है? परमाणु की सबसे ठोस चीज होती है नाभिक। कौन सी चीज होती है? नाभिक। जैसे हाइड्रोजन का डायग्राम बनाए, तो ये हाइड्रोजन का नाभिक और ये हाइड्रोजन के चारों तरफ पाई जाने वाली कक्षा। अब ध्यान रखना, परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। 2 कण बच गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ कहां पर पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं? नाभिक में। कहां पर पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? नाभिक में। नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? कक्षाओं के बाहर। कक्षाओं में चक्कर लगाते। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता। अब आप सोचो, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मान लो एक हवा है, इलेक्ट्रॉन तो एक ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन में कोई वजन नहीं होता है। अगर आपको किसी परमाणु का भार चेक करना है, किसी परमाणु का वजन चेक करना है, तो आपको किसका वजन चेक करना पड़ेगा? नाभिक का। नाभिक का। हाँ, नाभिक में पाए जाने वाले कणों की संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो आपको ऑक्सीजन का, आवाज मत करो, अगर आपको ऑक्सीजन का परमाणु भार निकालना है, किसका? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के प्रोटॉन और ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन की संख्याओं को जोड़ दो, परमाणु भार आ जाएगा। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के प्रोटॉन और ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन को जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? परमाणु भार। नहीं आ रहा समझ में? अभी नहीं पल्ले पड़ेगा पूरा, क्योंकि मैं पूरी डिटेल से बता ही नहीं रहा। जो समझाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? 1 2 3 4 नंबर। ये कैसे डिसाइड किए? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। तो बताओ, प्रोटॉन, जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी संख्या किसकी होती है? परमाणु भार। इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और अगर आपको परमाणु भार निकालना है तो किस किस संख्याओं को जोड़ोगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। नहीं, परमाणु भार में इलेक्ट्रॉन नहीं आते। परमाणु भार में इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो। परमाणु भार में इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन। परमाणु भार में वही जोड़ा जाएगा जो नाभिक में होगा, और नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि नाभिक सबसे ठोस चीज है परमाणु की, और वजन तो ठोस में होता है। तो ठोस चीज को उठा लो, और नाभिक में दो कण बैठे रहते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार न्यूट्रॉन। निकालने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन का निकालते हैं हम, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो ध्यान देना, हाइड्रोजन कितने नंबर पर आ रहा है? एक नंबर एक पर। नंबर का। बताओ, समझना ध्यान से, हाइड्रोजन का क्या निकालना है हमें? परमाणु भार। परमाणु भार। भार। परमाणु भार, और परमाणु भार परमाणु निकालने भार। के लिए किस किस को जोड़ना पड़ेगा? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को। तो बताओ, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन एक। एक। इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना हाइड्रोजन का नंबर है वही प्रोटॉन है, वही तो प्रोटॉन होता है। अरे प्रोटॉनों के आधार पर ही तो परमाणु क्रमांक बना है। तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं? एक। एक। और हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन। अब ये भी सुन लो, न्यूट्रॉन निकालना मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। प्रोटॉन होगा तो पता है ना, 1 2 3 4 5 के हिसाब से प्रोटॉन तो आ जाएंगे, न्यूट्रॉन हम बाद में सीखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, इस प्रकृति में जितने भी तत्व मौजूद है ना, 118 तत्व है, उसमें हाइड्रोजन अकेला ऐसा बंदा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। हाइड्रोजन बेचारा भोला भाला है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, जीरो। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन क्या होता है? जीरो। तो बताओ, जीरो। हाइड्रोजन का परमाणु जीरो। भार कितना आया? एक। एक। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना है? एक। हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिसके पास हर चीज एक होती है, जिसके पास हर चीज एक, हाइड्रोजन की हर चीज एक है। तो इसका परमाणु क्रमांक भी एक, इसका परमाणु भार कितना आया? एक। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का निकाला ना, वैसे ऑक्सीजन का निकालो। ये लो, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8 पर। इसका परमाणु भार निकालना है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बताओ, ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन? 8। 8 आ गए। और ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं? नहीं पता, हम न्यूट्रॉन निकालना 7। बाद में कहूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि जितने प्रोटॉन है ना, उतने ही क्या है? न्यूट्रॉन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, देखो जो मैं कह रहा हूं ना, समझना, प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है, कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभार न्यूट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन के बराबर होती है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है प्रोटॉन से, और कम भी हो सकती है। लेकिन लगभग लगभग सभी तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या भी किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर होती है। तो बताओ, ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन? 8। 8 ही है। 8। तो इसका परमाणु भार कितना आया? 16। और ये चीज भी नोटिस कर लो, परमाणु क्रमांक का डबल होता है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक का डबल होता है परमाणु भार, क्योंकि परमाणु क्रमांक में तो ओनली प्रोटॉन आते हैं, और परमाणु भार में प्रोटॉन के साथ कौन आते हैं? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन। तो इसका डबल हो गया ना। इसका परमाणु क्रमांक 8 है, किसके आधार पर निकाला? प्रोटॉन के आधार पर। इसके पास प्रोटॉन कितने हुए? 8। तो डबल हो गया ना, कितना? 16। 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया? 16। इसका परमाणु भार कितना है? 16। अब देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, अब वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें ये बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। कितना लिखा है? 2। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन 2 रह गए ना, S2 लग रहा ना यहाँ पे 2। एक यस सर। हाइड्रोजन का एक, तो फिर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। तो 2 के कितने हो गए? 2। तो और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। लिख दिया 16। 2 से 16 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1:8। 8। ये ऐसे निकल कर आया 1:8। इतना सारा यस लफड़ा सर। करना पड़ा है हमें, तब जाके पल्ले पड़ा है कि 1:8 क्या है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब मैं तीसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में आएगा आगे। फिलहाल इसको आप ड्यू करो। अब इस डेफिनेशन पर आ जाओ। देखो,
इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात, ये है वो निश्चित अनुपात। अगर आपको पानी का अणु बनाना है ना, पानी का अणु, अगर हमें पानी का अणु बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कितने अनुपात में जोड़ना पड़ेगा? 1:8 में, 1:8 में। तब जाकर क्या बन पाएगा पानी का अणु? H2O। तब जाके बनेगा पानी का एक अणु, यानी कि H2O। अगर मैं तुम्हें कहूं, देखो नोटिस नोटिस करना, दिमाग लगाना, मान लो हमें 9 लीटर जल बनाना है। कितने लीटर? 9 लीटर। तो 9 लीटर जल बनाने के लिए हमें 1 लीटर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन कितने लीटर लेने पड़ेंगे? 8। क्योंकि अनुपात 1:8 रह गया ना, तो हाइड्रोजन तो कम है, 1 ही आ रहा है, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 8 है। तो 8। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है? 9। दोनों को ऐड करोगे तो 9 आएगा। अगर हमें 9 लीटर पानी बनाना है, अगर हमें 9 लीटर पानी बनाना है तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? 1 लीटर। और ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? 8 लीटर। अगर सोचो, अगर मुझे 90 लीटर जल बनाना है, 90 लीटर, 90 लीटर वाटर मुझे फॉर्म्ड करना है, बनाना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ। 10 लीटर ऑक्सीजन। बताओ। अरे मैथ पढ़ 10 रहे हो ना? लीटर। 10 लीटर हाइड्रोजन 10 लीटर हाइड्रोजन। 80 लीटर ऑक्सीजन। वेरी गुड। 10 लीटर हाइड्रोजन और 80 लीटर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन। और अगर मुझे 900 लीटर जल बनाना पड़े तो? 100 लीटर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 800 लीटर लीटर ऑक्सीजन। तो बताओ हर कंडीशन में अनुपात निश्चित है कि नहीं है? निश्चित है ना? अगर आप इधर एक जीरो बढ़ा रहे हो तो इधर भी जीरो बढ़ रही है। इसका मतलब अगर आप ये अब आपने दिमाग में डाल लो, अगर आपको यौगिक बनाना है तो उन तत्वों को निश्चित अनुपात में जोड़ना ही पड़ेगा। अब कोई सा भी यौगिक उठा लो। चलो CO2 का बताता हूं एक बार। CO2 कितने तत्वों से मिलकर बना है? 2, कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? कार्बन 6 नंबर पर आता है, डबल कर दो। 6 12 परमाणु भार कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का, कार्बन का 16 था। 16। अरे 16 परमाणु क्रमांक का डबल कर दिया करो, आपको परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो 12, इसका 8 है तो 16। कट रहा है क्या? 6 और 8 3:4, 3:4। अगर आपको, हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन को 3:4 में जोड़ना पड़ेगा, 3:4 में जोड़ना पड़ेगा। अगर सोचो, अगर आपको 7 लीटर CO2 बनानी है, 7 लीटर CO2 बनानी है तो 3 लीटर तो क्या लेना पड़ेगा? कार्बन लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन जाकर बनेगा एक निश्चित अनुपात में कोई भी यौगिक, और इसी चीज को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब देख लो, एक नियम ने जान निकाल दी हमारी। पूरा पीरियड खा गया, छोटा सा नियम था 2 लाइन का, लेकिन समझाने में पूरा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हमारी मेहनत बेकार थोड़ी गई है। यस सर। समझ में आ गया। ये परमाणु क्रमांक, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि सर परमाणु भार निकालना नहीं आया। ये तो मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी आपने सीखा ही नहीं। अभी सिर्फ आपने अंदाजा लगाया, सिर्फ मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, उस आइडिया के साथ साथ आपने अंदाजा लगाकर सोल्व किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा पूरा। ठीक है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम से 2 अनुपात के नियम है। अब ज्यादा वक्त तो है नहीं हमारे पास, फिर भी मैं एक छोटा सा टॉपिक करवा देता हूँ। देखो आगे देखो। यस
सर हाँ, तुल्य अनुपात का नियम भी होता है क्या? इसका तुल्य अनुपात का नियम। ये स्थिर अनुपात वाला ये बेटा, जो स्थिर अनुपात का नियम है ना, समझ रहे हो? यस सर। वो वाला ही है तुल। चलो एक छोटा सा टॉपिक और पूरा करते हैं, वो है तत्व। तत्वों के प्रतीक। तत्वों के प्रतीक। तत्व जानते हो ना, तत्व है। बताओ, तत्व की परिभाषा मैंने पहले ही बता दी थी। किसे कहते हैं तत्व? बताओ देखें। एक कागज जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जिसमें जाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। अब तत्व तो बहुत सारे हैं, तत्व हमें क्या बनाना है? तत्वों के प्रतीक। देखो ध्यान देना, जैसे मान लो एक है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन। अब बताओ, सबसे पहले किसने ऐसा सोचा होगा कि हाइड्रोजन का प्रतीक हमें H देना है, ऑक्सीजन का प्रतीक O देना है, नियोन का प्रतीक Ne देना है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है, ऐसे। जबकि सोडियम किससे आता है? ऐसे। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में, कि प्रतीक कैसे बने। हाइड्रोजन का H क्यों आया, ऑक्सीजन का O क्यों आया, सोडियम S से स्टार्ट होता है, देखो ऐसे SODIUM। तो नियम के अनुसार तो S आना चाहिए ना प्रतीक, लेकिन इसका प्रतीक क्या होता है? Na। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे मैं कहूं पोटेशियम, सर क्योंकि लैटिन भाषा में वो सब बातें आ जाएगी बेटा। पोटेशियम, अब पोटेशियम किससे होना चाहिए? P से। लेकिन इसका जो सिंबल होता है, इसका जो प्रतीक होता है, वो क्या होता है? कि ऐसा क्यों है? ये सारी चीजें हमें देखना है। तो चलो, ये तो बाद की बातें हैं। अगर मैं बात करूं पुराने जमाने की, या मैं बात करूं 18वीं और 19वीं शताब्दी की, उस समय जो केमिस्ट्री का सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने परमाणु के बारे में हमें जानकारी दी थी, बताओ परमाणु के बारे में अवधारणा तो दी थी महर्षि कणाद ने। परमाणु की खोज किसने की? कौन से वैज्ञानिक? जॉन डाल्टन ने। सर जॉन डाल्टन। सर जॉन जॉन डाल्टन। डाल्टन। और डाल्टन ने ही सबसे पहले तत्वों के प्रतीक बताए थे। डाल्टन ने ही सबसे पहले तत्वों के प्रतीक बताए थे। तो यहां से मैं बता रहा हूं, डाल्टन के द्वारा बताए गए, डाल्टन के द्वारा बताए गए तत्वों के प्रतीक। डाल्टन के द्वारा बताए गए तत्वों के प्रतीक। अब डाल्टन ने तत्वों के प्रतीक कैसे बताया? डाल्टन ने तत्वों के प्रतीक ऐसे नहीं बताया, हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है। उन्होंने एक दूसरा ही तरीका लगाया था। ये तो बाद में चेंज किया गया है कि हाइड्रोजन को S से लिखना है, ऑक्सीजन को O से लिखना है, नियोन को Ne से, कैल्शियम को C से। ये तो बाद में चेंज हुआ है, ये तो 1911 के बाद में चेंज हुआ है। और अगर बात करें ना डाल्टन की, तो डाल्टन ने तो एक अलग ही तरीके से तत्वों के प्रतीक बताए थे। कैसे? उन्होंने ये जो सिंबल दिया था, ये ऐसे एक सिंबल था, ऐसा एक सिंबल था, बिल्कुल ऐसा डार्क, एक सिंबल था ऐसे, एक सिंबल था ऐसा, मर्सिडीज का लोगो। एक सिंबल था ऐसे प्लस का, एक सिंबल था ऐसा, एक सिंबल था ऐसे, और एक ऐसे। अब बताओ, ऐसे ऐसे सिंबल दिए हैं किसने? डाल्टन ने। फिर बाद में चेंज किया इनको, क्योंकि ऐसे सिंबल लिखने में दिक्कत आती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में, किसी भी यौगिक का सूत्र बनाने में दिक्कत आती है।
अब डाल्टन ने ये जो सिंबल दिया था ना, ये किसका सिंबल था? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। ये किसका सिंबल था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। आज के टाइम में हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? H से। H। तो बताओ H बनाना आसान है कि गोला बनाना आसान है? H। H। तो ये जो डाल्टन ने दिया था ना, थोड़ा सा हार्ड तरीका था, लिखने में भी टाइम लगता था और जगह भी ज्यादा कवर होती है इसके अंदर। ये किसका सिंबल है? कार्बन। कार्बन। कार्बन का। ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। ये सल्फर। नहीं, कौन सा सर? फास्फोरस। फॉस्फोरस। ये किसका सिंबल है? मर्सिडीज। फास्फोरस। फॉस्फोरस। ये सल्फर। सल्फर। ये कार्बन। कॉपर। कॉपर। कार्बन। कॉपर। कॉपर कॉपर प्लीज। गोल्ड। ये किसका सिंबल है? मरकरी। मरकरी। गोल्ड पारा। ये किसका सिंबल था? मरकरी पारा। मरकरी। अब बताओ, इतने पारा। बड़े बड़े सिंबल दिए थे, किसने दिए थे ये सिंबल? डाल्टन ने। जॉन डाल्टन। अगर जॉन डाल्टन ने। अच्छा ठीक है, ये बताओ पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O ठीक है, H2O। तो देखो कितनी जल्दी लिख दिया हमने, फट से लिख दिया H2O। इसके अकॉर्डिंग लिखो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पानी का सिंबल बनाओगे ना, तो ये रहा हाइड्रोजन, तो पहले तो हमें ऐसे लिखना पड़ता H, फिर इसके क्या लगाना पड़ता? 2 लगाना पड़ता, और फिर ये ऑक्सीजन लिखना पड़ता। ये डाल्टन के अनुसार H2O है। समझ में आ रही होगी बात? यस ये सर। डाल्टन के अनुसार H2 है। सर बाद में इसको चेंज किया, और चेंज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा। तो देखो डाल्टन के अनुसार ऐसा, और मान लो तो इसमें कितना टाइम लगता? गोला बनाओ, डॉट करो, 2 लगाओ, ये ज्यादा बेटर है H2O। जैसे कोई भी फॉर्मूला बनाए हम, CS3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, तो फट से लिख दिया CS3COOH। डाल्टन के अनुसार तो बहुत टाइम लगता। लिखो C का सिंबल क्या होता है? C का ये रहा। पहले तो हमें क्या बनाना पड़ता है? ऐसे गोला, फिर H3 हाइड्रोजन का ये रहा, फिर इसके क्या लगता? 3, फिर क्या आता? कार्बन, फिर क्या आता? कार्बन, फिर क्या आते? 2 ऑक्सीजन, और फिर आता H। अब बताओ, ये दिखने में भी अटपटा लग रहा है, समझ में भी नहीं आता। फिर ये बाद में इसको चेंज किया, जब सबने सोचा कि अगर डाल्टन के प्रतीक हम अपनाएंगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने में बहुत टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, और हम स्मूथली या इजीली उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए डाल्टन के बनाए गए प्रतीकों को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। किसने चेंज किया, कब चेंज किया, कैसे किया, जानने के लिए देखिए आप नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे। Have a nice day, sir. Have a nice day, sir.